हे एवरीवन, नमस्कार। आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। +1 की बायोलॉजी से स्पेशली हम एनसीईआरटी के डिसऑर्डर्स, डिजीज, बीमारियां पढ़ेंगे भैया आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डिजीज है हमारी एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली क्या होता है ये आपको बताना है। और ध्यान दे लीजिए भाई, जो अब ये वीडियो जो स्पेशली हम स्टडी कर रहे हैं, इनके अंदर से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये पेजेस जो जनरली जिस वीडियो में आपको ये पेज पेज पकड़े हुए दिख जाऊं, आप लोग क्या करें, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। सीधी सी बात यही है, नीट में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा इन्हीं पेजेस से। यानी कि ये बात है, आप ये पढ़ के जाएंगे, यही आपके एग्जाम में आएगा, जो नीट आपका 2022 को होने जा रहा है 17 जुलाई को। ओके, तो अच्छे से पढ़िए। डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो से दे जाऊंगा, जो आपके बायोलॉजी में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। हमारी पहली डिजीज जो है एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली क्या होता है बताइए, जल्दी से बताइए क्या होता है एक्रोमीगेली। आप खुद रिपीट कर लीजिए, एक्रोमीगेली। व्हाट इज एक्रोमीगेली? एक्रोमीगेली क्या होता है? कौन से हार्मोन की अधिकता से होती है या डेफिशिएंसी से होती है? एक तो हम यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये डेफिशिएंसी होने के कारण होती है हार्मोन की, या इंक्रीज होने के कारण होता है हार्मोन की। जो आपका एक्रोमीगेली है, ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड एक डिजीज है। अडल्ट में एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर अडल्ट के अंदर एक्सेस सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो एक्रोमीगेली हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बताइए कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ओके, एक्रोमीगेली होने पे फेस के अंदर डिसफिगरमेंट, अभी तो ऑरेंज बड़ा फिगर से है, देख लो पूरा फिट है ना फेस। ठीक है, जैसे एक्रोमीगेली हो जाता है तो ऐसे ही गाल ऐसे हो जाएंगे, मुंह नाक ऐसे अजीब सा हो जाता है, अटपटा डिसफिगरमेंट, फिगर हो जाती है फेस की, समझ रहे हो? ये नाक ऐसे लटक जाए, मुंह ऐसे, तो एक्रोमीगेली हो जाता है। फेस की डिसफिगरमेंट, ऐसे ही हाथ भी ऐसे जैसे चमड़ी ऐसे नीचे गिर रही है, हो जाता है। अगर आप इसको अनचेक, आपको पता भी चल जाए कि भाई हाँ एक्रोमीगेली हो गया है, और आप इसको आगे न रोकें, अब मेडिसिन वगैरह न लें, तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी एक्रोमीगेली। हाँ दोस्तों, जल्दी से अपने ये नोट्स निकाल लीजिए इस वीडियो में, ये पीडीएफ के नोट्स। ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट है तो पीडीएफ फॉर्मेट देख लीजिए। अगर जिसके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ को बाहर से कॉपी करवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए। इसका पीडीएफ नहीं है वो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम आपके पास सेंड कर देंगे। ठीक है, अगला भाई गोइटर। क्या है? गोइटर सेकंड डिजीज से। जल्दी से बताइए गोइटर किसके कारण होता है। मैं यहाँ पे डिजीज के नाम लिख दूंगा और आप जल्दी से GOIT, गोइटर। गोइटर किसके कारण होता है बताइए। ये तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए किसके अंदर, अडल्ट में। अब गोइटर ज्यादा जल्दी से किसकी कमी से होता है या दिक्कता से? आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की क्या जाती है, नमक में आयोडीन की कमी हो जाती है ना। आयोडीन में, नमक में आपका आयोडीन होता है, और जब आयोडीन की कमी हो जाए आप नमक कम खाएं। ठीक है, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी आपको? गोइटर। आयोडीन डेफिशिएंसी इन फूड हो, इससे गोइटर जाता है। जो आपका जो कॉमन जो गोइटर है वो सिंपल गोइटर कहलाता है, या इसे कोलोइड गोइटर भी कहते हैं। अभी सुनिए, देखिएगा आगे क्या होने जा रहा है। एंडेमिक गोइटर भी कहते हैं इसको, जो आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है। और स्पेशली इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, एब्जॉर्ब मोर आयोडीन। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ये ज्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। जैसे जैसे आयोडीन की कमी होती है ना बॉडी में, तो थायराइड के अंदर कमी हो जाएगी, तब थायराइड क्या करेगी, बेकाबू हो जाएगी। जितना भी जो भी आयोडीन खाओगे सारा अब्जॉर्ब कर जाएगी भाई। अब सारा अब्जॉर्ब कर जाएगी तो क्या होगा, आयोडीन का साइज, हमारे थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायराइड का ग्लैंड का साइज बढ़ जाना क्या कहलाता है, गोइटर। गोइटर क्या कहेंगे इसको, गोइटर। ठीक है, आयोडीन का जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और थायराइड एब्जॉर्ब मोर आयोडीन फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, अब एक टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंपल गोइटर। इसी के लिए जब आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, कोलोइड गोइटर भी कहते हैं इसी को। और एक खास बात, एंडेमिक, जैसे भी कोरोना एंडेमिक हो चुका था। ठीक है, तो क्या था, ज्यादातर लोगों को एक साथ जब डिजीज हो जाए तो उसे कहते हैं एंडेमिक। अगर पार्टिकुलर स्पीसीज मान लो पूरे कस्बे में एक साथ सभी को गोइटर हो गया, आयोडीन की कमी हो गई, पार्टिकुलर एरिया में होगा भाई, नमक वहां खा रहे हैं तो पार्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोगों को हो सकता है, स्पेसिफिक एक दो को भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अभी, गोइटर। गोइटर स्पेशली आयोडीन की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। और थायराइड ग्लैंड से संबंधित ये डिजीज, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मैच करवा लेंगे आप लोगों से क्वेश्चन। ये नोट्स आपके पास होगा तो आप वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। निकाल लीजिए अपने नोट्स। ठीक है, अगला भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चन बताइए, क्रेटिनिज्म किसकी कमी से होता है, किसकी अधिकता से होता है? तीसरा पॉइंट है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म क्या होता है, बोनापन। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, T4 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसकी
डेफिशिएंसी से होता है क्या, क्रेटिनिज्म। इसमें साइज है इंडिविजुअल का, क्या जाता है, छोटा। ठीक है, ऐसे जैसे थायराइड में क्रेटिनिज्म होता है, छोटापन हो जाता है, ऐसे पिट्यूटरी में भी ड्वार्फिज्म होता है, छोटापन। जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है वो ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, बोला क्रेटिनिज्म थायराइड की थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। जो आपका पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है ये ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। खास बात सुनिए भाई, बोला पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म से जो बंदे इंसान होगा, जो बोना होगा, बोनापन, जो बोने लोग होंगे वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। पर जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो क्रेटिनिक होगा यानी छोटा होगा, क्रेटिनिज्म का मतलब क्या होता है, छोटापन, छोटा होना, बोना होना, वो क्या होते हैं आपके, बुद्धू होते हैं, मतलब वो थोड़े से मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो थायरोक्सिन की कमी कैसे हो जाए तो ध्यान दीजिएगा भाई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो माताएं हैं वो जल्दी ध्यान नहीं देती हैं। जब माताएं प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान नहीं देती हैं, आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप चेक करवा लीजिए। स्पेशली अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपके जो बच्चे होंगे, थायरोक्सिन कम हो गया तो वो क्या होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे, भोंदू बच्चे होंगे, समझदार नहीं होंगे, इतने पागल से होंगे हल्के से, समझ रहे हो। ऐसे मतलब ये एक भाई डिजीज है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो आपका क्रेटिनिज्म है ये ड्यू टू हाइपोथायरॉइडिज्म होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्ल्स स्पेशली ध्यान दे भाई, ठीक है। इसमें जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, जो इंसान है वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, आईक्यू लेवल भी कम हो जाता है, और डीफ म्यूटिज्म, गूंगापन आ जाता है बेबी को। बेबी गूंगा भी हो सकता है क्रेटिनिज्म वाला, जिसको हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। यानी कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो क्या क्या घटनाएं घटित होगी, सुन लो, लिख लो। आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेशन आ जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, गूंगा भी हो सकता है बच्चा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिए गर्ल्स स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि क्रेटिनिज्म से बच सके बच्चे। ठीक है, अगली अभी मिक्सोडीमा 5वें पॉइंट पे है, सुना है क्या नाम, मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा। इसे गुल्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या सर, गुल्स डिजीज भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, गुल्स डिजीज भी कहते हैं। और किसकी कमी से होती है, अगेन हाइपोथायरॉइडिज्म, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। जब थायरोक्सिन हार्मोन ऑक्सीडेशन कम हो जाता है इसे कहते हैं हाइपो, कम होना ऑक्सीडेशन किसका, थायराइड का, हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं बेटा इसको। जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है T4, थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाता है, कम। T3 T4 से लिखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के लिए स्पेशली। ठीक है, एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन, एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। आपको बताना है TSH कौन सी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट होता है, कमेंट कीजिए। क्लियर है क्या जी। अगला क्वेश्चन इसी में, हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है भाई। अडल्ट में थायरोक्सिन की कमी, ये कहानी कब होती है, मिक्सोडीमा, गुल्स डिजीज, हाइपोथायरॉइडिज्म, ये कहानी कब, बोला अगर अडल्ट में ऐसा हो, युवा लोगों में ऐसा हो जाए, हमारे जैसे मेरे में लगा, अगर क्या हो गया हाइपोथायरॉइडिज्म, अडल्ट में मेरे अंदर थायरोक्सिन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, मुझे गुल्स डिजीज, मिक्सोडीमा हो जाएगा भाई। ठीक है, सीधा सीधा पूछेंगे गुल्स डिजीज किससे लिंक्ड है, थायराइड ग्लैंड से, ये पूछ रहे, क्या पता ये ना पूछे हाइपोथायरॉइडिज्म से, फिर भी आप ध्यान रखिए हाइपो, कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। याद रखने का तरीका भाई, मगापो, मगापो, इसका याद रखने का तरीका क्या है, मैगा, गुल्स डिजीज, मगापो, मगापो बोला मैंने इसको स्पेशली, MGA, मगापो। कैसे, मिक्सोडीमा, गुल्स डिजीज अडल्ट में, पो देखो, पर हो सकता है या पो, हाइपर हो सकता है या हाइपो, पो समझ रहे हो, तो पो, मगापो। मिक्सोडीमा, गुल्स डिजीज अडल्ट में हाइपोथायरॉइडिज्म में होता है। हो गया ना याद, क्या बात है सर। नेक्स्ट, अब नहीं भूलूंगा सर मगापो को, मगापो, 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 मगापो। ठीक है सर, नेक्स्ट बताइए। अगला नाम है भाई ग्रेव्स डिजीज। बताइए भाई ग्रेव्स डिजीज क्यों होती है, ग्रेव्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए, सोचिए, बोलिए, आता है क्या, नहीं आता तो वीडियो को अच्छे से देख ले, सुन ले। एक्सोप्थाल्मिक गोइटर इसी का नाम है भाई। मगापो का दूसरा, ग्रेव्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है, एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, एक्सोप्थाल्मिक गोइटर इसी का नाम है। एक आपका था गोइटर, आयरन की डेफिशिएंसी से होता था, जो आपको ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थाल्मिक गोइटर है, ये ध्यान रखिएगा हाइपरथायरॉइडिज्म के कारण होता है। ये क्या सर, इसमें भी थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जो होगी वो साइज में इंक्रीज हो जाएगी, इसमें भी साइज में इंक्रीज हो जाएगी। हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म, थायरॉइडिज्म। ठीक है, क्या हुआ इसमें, इसे
सबसे पहले तो भाई एक्सोथैलेमिक गोइटर को ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। इसको हम बेस डाउ डिजीज भी कहते हैं, बेस डोज, क्या डिजीज कहते हैं भी, अगला नाम सुन लो इसका, BASE, बेस डाउज डिजीज, बेस डाउ डिजीज भी कहते हैं इसको। इसे थायरोटॉक्सिकोसिस, THYRO, थायरोटॉक्सिकोसिस, इसे थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। इसके अंदर आपका थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। खास बात सुनिए भाई, ड्यू टू हाइपरथायरॉइडिज्म होती है, थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाएगा और BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, बेसल हाइपर आर वाली चीज बढ़ जाएगी भाई, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी। अगली खास बात बताओ, इसमें वेट का लॉस, ये कोई इसी से गेन करते हैं भाई, क्वेश्चन आता है वेट का लिख देंगे गेन, मतलब इस डिजीज में वेट का गेन होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी ग्रेव्स डिजीज, एक्सोथैलेमिक गोइटर, हाइपरथायरॉइडिज्म, बेस्ड आउट डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR तो इनकी जरूर होती है, पर दोस्तों इसकी खास बात, इसके अंदर वेट गेन नहीं होता। इसका मतलब वेट गेन लिखा जाए तो रॉन्ग स्टेटमेंट, बड़ा केयरफुली समझ लेना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, वेट का लॉस, बस यही क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी चाहे आपको आता नहीं आता। मेनली अगर यहाँ से क्वेश्चन होता है पूरा पूरा चांस है ये पूछे जाने का। अब आपको भाई लगे हुए हैं आपके कुछ, तो क्या कह सकते हैं, लग जाएंगे तो क्या कुछ भी पूछ ले इंसान, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, अदरवाइज तो सीधा सीधा आएगा। पर तू मेहनत करके जा, इस पेज को अच्छे से पढ़, जो तू पढ़ के जाएगा वही आएगा। मुझे वाले सुन आगे बड़े अच्छे से डिजीज आएंगी। अब रेडी हो जाओ भाई अगली डिजीज के लिए, और आप लोगों के सामने अगली डिजीज का नाम है AC। बताइए एडिसन डिजीज क्या होती है, एडिसन डिजीज बोलिए, एडिसन डिजीज क्या होती है, जल्दी से बताओ, 1 मिनट ले ले, रोक के ले ले भाई, वीडियो पॉज कर ले, समझ रहा है, हाँ सुन क्या होती है, एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन डिक्रीज हो जाए, एड्रिनल, ADRENAL, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है, स्पेशली कोर्टेक्स की, एड्रिनल कोर्टेक्स के जो सिक्रीशन हो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आपकी A4 एडिशन, D4 डिक्रीज होना, यानी जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड, A से एड्रिनल ग्लैंड ले लेना भाई, AD एड्रिनल ग्लैंड भी हो जाएगा, D4 डिक्रीज होना, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए। एड्रिनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स के जो हार्मोन हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे कौन होते हैं कोर्टेक्स के हार्मोन, जल्दी से कमेंट कर, ठीक है। एक बता देता हूँ, सेक्सोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स आपके कोर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं, मेडुला सिक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, जल्दी से बता, कोर्टेक्स से जो सिक्रीशन होता है उसका नाम बता दे। कमी देखिए भाई, इसकी कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, सुन लो, हाइपोग्लाइसीमिया। आपके एडिसन डिजीज में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, किसमें, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, बिल्कुल। अगली खास बात सुन ले, स्किन ब्रोंजिंग, एडिसन डिजीज में स्किन का साइज ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग स्किन मतलब चकते से बन जाएंगे स्किन में, स्किन ब्रोंजिंग होगी भाई, स्किन की प्रॉब्लम भी आती है इसमें, स्किन ब्रोंजिंग, ठीक है, अजीब सी चकते से चकते धोली काली ऐसे बन जाएगी, ठीक है, स्किन ब्रोंजिंग, हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो इसके अंदर भाई एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन डिक्रीज। अब ये बताइए, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने वाला एक हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल का कोर्टेक्स का, उसको जल्दी से कमेंट करो। अगर आपको नहीं आता तो बच्चे जल्दी से अपनी एनसीईआरटी खोल और आंसर कर, समझ रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइए कुशिंग सिंड्रोम, CUSHING, कुशिंग सिंड्रोम क्या होती है, जल्दी से बता, आता है क्या, कुशिंग सिंड्रोम, बड़े अच्छे बताऊंगा मैं, कुशिंग, CUSHING, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम किसके कारण होता है, ड्यू टू आवर सिक्रीशन ऑफ, किसके कारण होती है भाई, सुन ले, आवर सिक्रीशन होता है इसके अंदर, ड्यू टू आवर सिक्रीशन ऑफ, किसका, ड्यू टू आवर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन। अब तू ऊपर वाले का आंसर दे देना, जो अब कोर्टिसोल है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, यही मुख्य ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड का। क्या बात है सर। तो आपका जो कुशिंग सिंड्रोम है ओवर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन से होती है, ठीक है। इसके अंदर लिपोलाइसिस, लिपिड का टूटना इंक्रीज हो जाता है, लिपोलाइसिस, LYPO, लिपोलाइसिस इंक्रीज हो जाता है, लिपिड जल्दी से ब्रेक डाउन करेगा, फैट जल्दी ब्रेक डाउन कर जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा, ठीक है। अनयूजुअल फैट डिपोजिशन, मोटापा से फैट तो बर्न कर रही है, अब क्या होगा, यहां से फैट बर्न कर गई, यहाँ पे ऐसे मोटापा आ जाएगा, अजीब से लगने लग जाएगा, फिर समझ रहे हो, शरीर के अलग अलग हिस्सों में कहीं से तो फैट कम हो गई, आपका जो अनयूजुअल फैट डिपोजिशन हो जाएगा बॉडी के अंदर, किसके कारण, क्योंकि इसका ओवर सिक्रीशन हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम कहेंगे, ओवर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल, C4 कुशिंग, C4 कोर्टिसोल के कारण होती है और इनकी होने से, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी फैट, और इसके दौरान बॉडी फैट का क्या होता है, एक्सेस ब्रेकडाउन, खत्म हो गया। मून जैसा चेहरा हो जाता है, फिश माउथ भी कहते हैं, जो कुशिंग सिंड्रोम में जो चेहरा होता है मून जैसा हो जाता है, चू ऐसा होता है मून, और फिश जैसा, मछली जैसा पतला सा,
अरे आगे से बदला, क्या बात है सर। चलिए भाई, आपकी होगी क्वेश्चन सिंड्रोम। इसके बाद है अल्जीमर डिजीज। क्या कर रहे हो सर, आप तो पहली बार सुना है मैंने तो नाम ही। अल्जाइमर, अल्जीमर डिजीज एमबीबीएस में ही पूछेंगे तेरे से, कहीं सोच ले, बहुत अच्छी डिजीज है। देखिए होती तो परेशानी है इसके अंदर एक्चुअल में है ना। अल्जीमर डिजीज में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है पूछ लेते हैं, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है भाई, कोपरा, ब्रेन। देखिए भाई, हाइपोस्क्रीशन ऑफ एसिटाइलचोलाइन। अल्जीमर डिजीज क्यों होती है? ड्यू टू कम स्क्रीशन ऑफ एसिटाइलचोलाइन। अब तुझे कमेंट करना है एसिटाइलचोलाइन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन है? जल्दी से कमेंट कर दे। चल फिर आगे, हाइपोस्क्रीशन ऑफ एसिटाइलचोलाइन, इसका स्क्रीशन कम हो जाता है जैसे ही एसिटाइलचोलाइन हार्मोन का स्क्रीशन, ओ सॉरी हार्मोन नहीं है ये, निकल गया, कमेंट कर तू, उसी में बताऊंगा मैं ये क्या है। एसिटाइलचोलाइन हार्मोन नहीं यार, सुन ले, अब तो न्यूरोट्रांसमीटर है भाई एसिटाइलचोलाइन एक, ठीक है। सेरेब्रल कोर्टेक्स एट्रोफी, जो सेरेब्रल हमारे जो फोरब्रेन का पार्ट है ना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं तो लेफ्ट राइट, ये पार्ट डिक्रीज होने लगता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकल कैविटी, अंदर ब्रेन के अंदर खाली स्थान बढ़ जाएंगे। और जो आपका एसिटाइलचोलाइन है, ध्यान दीजिए कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है एसिटाइलचोलाइन, ठीक है। खास बात भाई, एसिटाइल जैसे अल्जीमर डिजीज होगी एसिटाइलचोलाइन डिक्रीज होगा, इससे सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेब्रल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, सेरेब्रम का, सेरेब्रल नहीं सेरेब्रम, सेरेब्रल, ठीक है। कोर्टेक्स डिक्रीज हो जाएगा, एक सेरेबेलम होता है एक सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम का कोर्टेक्स डिक्रीज होगा, ध्यान रखना। वेंट्रिकल कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बीटा माइलोइड प्रोटीन इंक्रीज, जैसे ही एसिटाइलचोलाइन की कमी होगी तो इसके अंदर भाई बीटा अमाइलोइड प्रोटीन इंक्रीज हो जाएंगे। अगर बीटा अमाइलोइड प्रोटीन इंक्रीज हो जाएंगे तो तेरी मेमोरी लॉस हो जाएगी बेटा। जैसे डिपोजिट होते हैं ना यहाँ अंदर, तो जो हमारा इंटेलिजेंस का जो सेंटर है वो डिग्रेड हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बीटा अमाइलोइड प्रोटीन। अल्जीमर के अंदर जैसे एसिटाइलचोलाइन की डिक्रीजमेंट होती है, डिक्रीज होता है, एसिटाइलचोलाइन की डेफिशिएंसी होती है, तो बीटा अमाइलोइड प्रोटीन का नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ करता है, इसको डिक्रीज करता है। एसिटाइलचोलाइन अगर कम हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा, एसिटाइलचोलाइन ठीक हो गया तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है। और डाउन सिंड्रोम में अल्जीमर के होने के पूरे चांस रहते हैं। कौन सी डिजीज में भाई? डाउन सिंड्रोम, जिस बच्चे को होगी डाउन सिंड्रोम उसको अल्जीमर पक्का होगी, यानी अल्जीमर वाले को डाउन सिंड्रोम मिलेगी, समझ रहे हो? बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम में सामान्य होती है आपकी अल्जीमर डिजीज। अगला भाई पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म क्या होता है? व्हाट इज पार्किंसोनिज्म? हाथ वाइब्रेट करने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? पार्किंसोनिज्म। सुनिएगा, हाइपोस्क्रीशन ऑफ डोपामाइन ड्यू टू हाइपोस्क्रीशन ऑफ डोपामाइन क्या है एक आपका, जल्दी से बता। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसका स्क्रीशन डिक्रीज हो जाता है भाई। जब बॉडी के अंदर डोपामाइन का स्क्रीशन कम हो जाता है तो हमें पार्किंसोनिज्म हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या भाई सुनिए क्या होता है? मसल ट्रेमर, इसके अंदर मसल कांपना शुरू कर देंगी, रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं। खास बात पार्किंसोनिज्म की क्या खास बात है? रेस्टिंग ट्रेमर, रेस्ट स्टेट में होगा फिर भी दूसरे क्या आ रहे होंगे? वाइब्रेशन। रेस्टिंग ट्रेमर आते हैं इसके अंदर, रेस्ट में या फिर भी ऐसे करेगा, ये होती है पार्किंसोनिज्म। डोपामाइन की कमी हो जाती है बॉडी में। और सुन ले, कई बार है ना ऐसे भी आने लग जाते हैं, तो ये मत समझियो कि तुझे पार्किंसोनिज्म हो रखा है, ठीक है। समटाइम बाई चांस आपको अगर डोपामाइन हमारे शरीर में कम हो जाए तो भी आने लग जाते हैं ट्रेमर, दैट इज ए नॉर्मल केस बच्चे, ठीक है, ध्यान रखिए, ओके। और खास बात इसके अंदर क्या होता है? बेसल न्यूक्लियाई। एक्चुअल में हमारे ब्रेन के अंदर बेसल गैंग्लिया होता है जो बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करता है, बेसल गैंग्लिया। फर्दर एमबीबीएस में पढ़ेंगे आप, सब्सटेंशिया निग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, बेसल गैंग्लिया फर्दर पार्ट होते हैं अंदर, जो आपका क्या हो जाता है? नष्ट होने लगता है, जिसके कारण आपका डोपामाइन का स्क्रीशन कम हो जाता है, न्यूरॉन्स घट जाती है वहाँ जो डोपामाइन को बनाती है, और आपको क्या हो जाएगा? पार्किंसोनिज्म, ठीक है। जो मसल ट्रेमर होंगे, कांपिंग मसल, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल न्यूक्लियाई की जो न्यूरॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगी, क्रिएट मास्क लाइक, इसके अंदर भी मास्क जैसा चेहरा हो जाता है, बिछा हुआ चेहरा, समझ रहे हो? लाइक दैट। तो ये था अभी आपका पार्किंसोनिज्म, डोपामाइन के कारण। अब सुन ले, अल्जीमर को याद रखना, देखा देख, आजा आई बहार टेंटन है, सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ ले अच्छे से, देख ले भाई, पढ़ ले। अल्जीमर में, पार्किंसोनिज्म में डी, पढ़ ले, डोपामाइन, पढ़ ले। अरे तुझे पता है तू कितना पढ़ता है तो समझ लेना डिक्रीज होता है, समझ रहेगा? तो पढ़ ले, और दोनों का स्क्रीशन क्या हुआ? कम हुआ,
जी सर। तो ये था अभी आपका अल्जाइमर और पार्किंसनिज्म सिंड्रोम को याद रखने का तरीका, आप पढ़ ले। क्या बात है सर। तो अभी तू एक काम कर ले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जिसके पास नोट्स नहीं है उसके लिए है ये कहानी। इतने में इसको रब कर देता हूं। चलो भाई आगे सुन ले। अगली डिजीज है हंटिंगटन कोरिये। बताइए हंटिंगटन कोरिये कैसी डिजीज है। तो पहली बात तो भाई ये आपकी एक ऑटोसोमल, देखिए रेयरली देखने को मिलती है हमें, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जल्दी से ऑटोसोमल रिसेसिव का उदाहरण दे दे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर में से एग्जांपल दे दे जल्दी से, ठीक है। और अगली बात क्या, ये तो ऑटोनोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एक और डिसऑर्डर है ऐसे ही तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, जहाँ पे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर और पेडिग्री चार्ट बना रखा है, ठीक है। जल्दी से वो भी कमेंट कर कौन सा डिसऑर्डर है जो ऑटोनोमिक डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एम से शुरू होता है, डी पे एम, पहला अक्षर का स्टार्टिंग लेटर है एम है, दूसरे का है डी, जल्दी से बता। तो आपकी हंटिंगटन कोरिये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। खास बात सुन ले, गाभा, गाभा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड की कमी हो जाती है भाई, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाभा। पूछ लेते व्हाट इज गाभा। गाभा इज ए नोट, गाभा इज ए कपड़ा, कपड़ा नहीं है गाभा, गाभा रत्ते गाभे तो नहीं, क्या है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अच्छे से ध्यान दे, समझ में आ रहा है ना, अब तो नहीं बोलूंगा सर। गाभा हंटिंगटन कोरिये के कारण, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, बिल्कुल। खास बात सुन ले इसकी, रैपिड, तेज, इनवॉलंटरी, तेरे कंट्रोल में नहीं, ऐसी डेमेंशिया, मेंटल प्रॉब्लम होगी, तुझे अपने आप दिमागी समस्या होगी और तू ऐसी हरकत तेजी तेजी करेगा। ऐसे नहीं करते लोग, देखो ना जो पागल खाने में होते हैं, आपने देखे होंगे ना पागल जो ऐसे होते हैं, वो कैसी कैसी हरकतें क्यों करते हैं। हंटिंगटन कोरिये एक सिम्टम है उसका, इनवॉलंटरी डिमेंशिया, इनवॉलंटरी मेंटल प्रॉब्लम होती है उनको। सेरेबेलम इंपेयरमेंट होता है भाई इसमें। खास बात सुनिए, हंटिंगटन कोरिया में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, सेरेबेलम, सेरेबेलम इफेक्ट होता है, ठीक है। सेरेबेलम डिसफंक्शन, सही से काम नहीं करता, बैलेंसिंग इसलिए सही नहीं हो पाती। और अभी सेरेब्रल कोर्टेक्स में हुई थी ना अल्जाइमर, अल्जाइमर किसके कारण होती है, सेरेब्रल के कारण, सेरेब्रम के कारण। हंटिंगटन कोरिये सेरेब्रल के अंदर सेरेबेलम में इंपेयरमेंट होता होती है। सेरेबेलम कौन से ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन का, कमेंट कर दे जल्दी से। हाँ भाई, उसके बाद है साइमन डिजीज, किसके कारण होती है बताइए। साइमन डिजीज, SIMMOND, साइमन डिजीज पूछते हैं भाई अक्सर नीट में, साइमन डिजीज जल्दी से बता। सर एट्रोफी ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बोला अगर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एट्रोफी डिक्रीज, खत्म हो जाएगा। अब जल्दी से ये बता दे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में से कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 6, कितने 6। पहला है ग्रोथ हार्मोन, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन चला गया, क्या होगी, एट्रोफी होगी ना, एंटीरियर लोब पिट्यूटरी खत्म हो गया साइमन डिजीज में। दूसरा है प्रोलैक्टिन, PRL चला गया, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, चला गया, 2 गए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चला गया, थायराइड को स्टिमुलेट करेंगे, T3 T4 थायरॉक्सिन बनाएगा, चला गया। तीसरा है LH, ल्यूटियानाइजिंग हार्मोन, जो एंड्रोजन बनाने में हेल्प करेगा, ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, खत्म। चौथा है FSH, अरे पांचवा FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चला गया, फोलिकल्स बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शियरी फोलिकल बनेंगे। एंड्रोजन के साथ मिलके ह्यूमन में FSH क्या काम करता है, स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस FSH के कारण होती है। जब आपकी स्पर्मेटिड कन्वर्ट होती है ना, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, तो FSH ही करता है ये काम, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। समझ गया सर मैं, क्या बात है। कौन सा रह गया, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। 6 हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। 7वां मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। हाँ, 5 डिस्टालिस को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ध्यान रखिएगा। और खास बात भाई, पार्स नर्वोसा से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पार्स नर्वोसा को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये फॉर्म नहीं करता, एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन बनाती है, पर जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, जो जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पार्स नर्वोसा, वो क्या करती है, 2 हार्मोन को रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ADH भी कहते हैं वैसोप्रेसिन को, ठीक है। इतना ही बस, चलो आ जाते भाई।
तो साइमन डिजीज में इतने सारे हार्मोन की समस्या हुई, इससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं इन हार्मोन्स के सब रुक जाएंगे इनकी कमी से। 6 हार्मोन के काम रुक जाएंगे। कौन कौन से 6 हार्मोन बताओ, सुन लो, देख ले भाई। ग्रोथ हार्मोन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, TSH हार्मोन, ACTH हार्मोन, PRL हार्मोन। 3 ये गए और 3 ही 6 हो गए ना। एंट्रियल लोअर पिट्यूटरी, इनके सारे काम जो ये काम करते हैं सब चले जाएंगे। यानी ग्रोथ हार्मोन तो ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ होती है बॉडी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में आपके ओवरी टेस्टिस वाले काम चले गए। FSH में फिर ओवरी टेस्टिस के काम चले गए। TSH में थायराइड के काम चले गए। एडिनोकोर्टेक्स में एडिनल कोर्टेक्स के काम चले गए। मेमोरी ग्लैंड का काम रुक गया तेल के बाद, ठीक है। नेक्स्ट भाई, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? व्हाट इज हाइपरटेंशन? बोला बीपी सुना होगा, बीपी, किसी को बीपी ज्यादा था, हाइपरटेंशन। हायर ब्लड प्रेशर, हायर बीपी, हाई बीपी को कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। नॉर्मली आपका बीपी कितना होता है? 120/80, जहाँ 120 क्या mm/Hg, ये भी ध्यान रखना, mm/Hg, बैरोमीटर से मापते हैं mm/Hg, ठीक है। ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाला होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। पूछ लेते हैं। 120 सिस्टोलिक नॉर्मल होता है और 80 डायस्टोलिक नॉर्मल होता है। हाइपरटेंशन ले 120/80 से ज्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर तो क्या हो जाएगा? आपको हाइपरटेंशन के शिकार हो जाएंगे आप। अब ये कितना बोलते हैं, अगर ये 140/90 से भी ज्यादा हो जाए ना, 140 हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए 90, तो आपके जो इससे ज्यादा हो जाए, मान लो 140/90, जैसे उम्र के बढ़ने के साथ बीपी जो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है नॉर्मली बॉडी में। पर ये 120/80 से ज्यादा होना नुकसानदायक होता है हमारे वाइटल ऑर्गन के लिए। स्पेशली अगर 140/90 से ज़्यादा चला जाए बीपी, तो ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, इनको क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। 140/90 होते ही आपके इफेक्ट हो जाएंगे वाइटल ऑर्गन, हार्ट एंड किडनी। 140/90 होते, सीधी सीधी बात सुन ले, ऐसे क्यों सुनाता हूं, हम कंफ्यूज कर देते हैं स्टेटमेंट बना के, पर तुझे कंफ्यूज नहीं होना है। 140/90 आते ही तो समझ लेना वाइटल ऑर्गन को नुकसान होना शुरू हो जाता है, इसलिए बीपी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान रखते हैं बीपी की। अगला अभी आप लोगों के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस। फोटो में क्या है अभी आपकी? एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एक एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एक आर्टरी। सुन ले भाई, बोले ये जो आपकी आर्टरी है, ठीक है, ये अंदर का पार्ट ल्यूमन कहलाता है, और बाहर ही आपकी आर्टरी है, इसकी वाल है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, 3 लेयर होती है। तो ये आपकी ल्यूमन है। मतलब अगर आर्टरी की वॉल में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, ये स्टिफ हो जाए, तो इसे कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरन का सुना ना, ऐसे जो स्क्लेरन मतलब टफ हो जाए थोड़ी रिजिड, नॉन जो आपके ये मान लो आपके नॉन लिग्निन टाइप, जैसे लिग्निन हो जाते हैं ना, यानी डेड टाइप हो जाते हैं, ऐसे स्टिफ हो जाते हैं, करडे हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे इसको? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टरी की वॉल में डिपोजिशन हो जाए। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्टरी की ल्यूमन में डिपोजिट हो जाए, ठीक है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है यानी सब्सटेंस है जो स्टेरॉइड है, वो कहाँ? आर्टरी के ल्यूमन में डिपॉजिट होगा, तो एथेरोस्क्लेरोसिस कहेगा। तू आर्टरी की वॉल में, आर्टरी से तू समझेगा आर्टरी को, तो आर्टरी की वॉल में डिपॉजिट होता है, इसे क्या कहेंगे? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सुन ले अगली कहानी, यहाँ पे क्या लिख रखा, कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर दिया हमने। बोला आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है आर्टरी की वॉल थिक हो जाए, स्टिफ हो जाए, ड्यू टू कैल्शियम साल्ट के डिपोजिशन से या कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से, ठीक है सर। और वहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस को मेनली हार्ट की मसल्स में होता है। खास बात, एथेरोस्क्लेरोसिस मेनली क्या होता है? हार्ट की मसल में, और ल्यूमन में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल फैट डिपॉजिट हो जाए, ल्यूमन नैरो हो जाए, ल्यूमन में डिपोजिशन एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरी की वॉल स्टिफ हो जाए, इसमें डिपॉजिट हो जाए कैल्शियम साल्ट और आपके कौन? कोलेस्ट्रॉल, तो इसे कहेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस दोस्तों, ठीक है। समाप्त। अब सुन ले एक खास बात, एथेरोस्क्लेरोसिस जब आपकी हार्ट की जो आर्टरी होती है ना, हार्ट वेसल्स, इनके ल्यूमन में, क्योंकि अगर हार्ट की अगर आर्टरी में समस्या हुई तो हार्ट अटैक चांसेस बढ़ जाएंगे। यहां पे इसे कहते हैं क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड इसी को कहते हैं भाई। एथेरोस्क्लेरोसिस को कैड कहते हैं, आर्टेरियो को नहीं। आर्टरी खराब होगी आर्टरी की वॉल से, एथेरो खराब होगी ल्यूमन से, समझ रहे हो क्या? एथेरो होगी ल्यूमन के कारण, ल्यूमन डिपोजिशन हो तो क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी वॉल में डिपोजिशन हो तो क्या होगा? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी आपकी, एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाएगी। हार्ट की वेसल्स के अंदर कैल्शियम साल्ट और आपके क्या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाता है, तब होता है ऐसा। नेक्स्ट देखिए क्या है, और भाई ल्यूमन में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाएगा तो फैट डिपोजिट हो जाएगा, तो ल्यूमन नैरो हो जाएगी, जिससे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और हार्ट की वेसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। इसके अंदर क्या जाता है? ब्लड की सप्लाई क्या जाती है? कम। सुनता जा भाई, बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स यहीं पे क्लियर करूंगा आप लोगों की। देखो अगला 16वां है आपका
दैट इज एंजीना पेक्टोरिस। क्या है? एंजीना पेक्टोरिस। सुन ले, सबकी कहानी एक साथ करता हूं, देख सही मिलान पूछ सकते हैं। 17वां है आपका हार्ट ब्लॉक क्या होता है? 18th, 19th और 20th, ये 20 सुन ले भाई एक बार। क्या है? 18वें में मैं ले रहा हूं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर से क्या समझता है तो ये सुन ले, क्या होता है हार्ट फेलियर में। अगला है हार्ट अटैक। क्या होता है? सुना होगा आप लोगों ने जनरली, भाई है तुम्हारी बात। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? सबकी बात अलग अलग है, समझ इन टर्मों को क्या मतलब है कार्डियक अरेस्ट का, हार्ट अटैक का, सबका बताता हूं, सुन ले। एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है ये सुन ले भाई पहले। एक्यूट चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो, गुड्डा में दर्द, मुड्डा में दर्द, वो दवाई लगाने वाली नहीं आती है ऐसे, तो आपको यहाँ पे सुन लो क्या है, एंजीना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा। क्यों होता है? व्हेन नो इनफ O2 रीचिंग द हार्ट मसल। बोला अगर हार्ट की मसल को O2 की सप्लाई कम हो जाए, O2 सप्लाई टू हार्ट मसल, हार्ट की मसल को O2 सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो तुम्हारी चेस्ट में पेन होगा, इसे ही कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस, छाती में पेन, ठीक है। तो क्या करेगा? लंबी लंबी सांस ले, छोड़, लंबे समय तक कर, एंजीना पेक्टोरिस की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अच्छी एक्टिविटी, अच्छा खाना पीना खा, घी थोड़ा कम खा, अगर घी ज़्यादा खा रहा है ना, मैंने फैट ले रहा ज़्यादा, तो एक्सरसाइज कर, जिम में वर्क डाउन कर, ठीक है। हाँ, हार्ट ब्लॉक क्या होता है सुनिए। हार्ट ब्लॉक, हार्ट के अंदर आपके एवी बंडल, एवी नोड होते हैं। जब आपका एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड अच्छे से काम नहीं करता, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं भी सुन लो, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका हार्ट। 2 ऊपर एट्रिया, 2 नीचे वेंट्रिकल। ये मैंने बोल दिया लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सुनो क्या होता है आपका हार्ट ब्लॉक। एवी नोड डैमेज्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पहुंचता वेंट्रिकल तक। क्या होता है सुनिए भाई, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे यहां होता है एससी नोड, नोडल टिश्यू का बंडल होता है जो और अपने आप हार्ट अपना क्या होता है, क्या करता है, धड़कता है भाई, ड्यू टू दिस एसए नोड, साइनोट्रियल नोड के कारण। इसलिए कुछ फाइबर जाते हैं यहाँ पे, देख लो इंट्राट्रियल सेप्टम के पास, वेंट्रिकल के पास साथ में, इस जंक्शन पे। तो यहाँ पे आपका होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अगर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड डैमेज हो गया किसी भी कारणवश, आपका ये डैमेज हो जाए, तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्शन जो ऐसे नोड ने जानकारी दी होगी बीटिंग की, वो कौन नहीं कर पाएगा, आपके वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसे क्या कहते हैं, आपका हार्ट अंदर से ब्लॉक हो गया। देख बिल्कुल सिग्निफिकेंस है बातों में। हार्ट अंदर से एवी नोड के कारण ब्लॉक हो जाए, खत्म, हार्ट के अंदर ये समस्या हो गई, तो इसे कहेंगे हार्ट का ब्लॉक होना। ब्लॉक का मतलब यहाँ पे एवी नोड से आगे काम नहीं पहुंच पाया, एवी नोड ही आगे कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करेगा, वेंट्रिकल्स स्टोर करेगा, डायस्टोल करेगा, पंपिंग होगी, तभी तो ऐसे ऐसे करेगा हार्ट, तभी तो पंपिंग होगी, तभी तो हार्ट वर्क करेगा। तो आपका हार्ट यहाँ पे काम नहीं करता है ड्यू टू हार्ट ब्लॉक। ये था भी आपके एवी नोड का काम। क्या बात, वीडियो अपने जोरों पे, बहुत बढ़िया भाई। जिसने लाइक नहीं किया है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कर दे, जल्दी से कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के पास। ये देख सारी डिजीज एनसीईआरटी की सर ने एक ही साथ समझा दी है, नीट में बहुत काम आएगी तुम्हारे, कंफ्यूजन मिट जाएगा तेरा यहाँ से। जी सर, अभी कर देता हूँ सर। अगला है भाई हार्ट फेलियर, नो इफेक्ट। देखिए हार्ट का काम क्या होता है, क्या काम होता है, पंप करना ब्लड को, ठीक है। जैसे हम फेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज में जैसे आपके 33 मार्क्स 100 में से चाहिए पास होने के लिए, तेरे 33 ना आए तो तू फेल हो जाएगा। हार्ट का काम है ब्लड को अच्छे से सप्लाई करना बॉडी के हर हिस्से में। अगर हार्ट कब फेल होगा, जब ये अच्छे से ब्लड को सप्लाई ना कर पाए हर हिस्से तक, तो हार्ट को क्या कहेंगे, हार्ट का, इसी को क्या कहेंगे, हार्ट का फेलियर। हार्ट फेल हो गया किस काम में, जिसका काम, इसका काम क्या है, ब्लड की सप्लाई करना बॉडी के अलग अलग पार्ट से। सीधी सी बात है, अलग अलग पार्ट खराब होने शुरू हो जाएंगे भाई। जैसे ब्रेन में सप्लाई कम होगी तो ब्रेन चला जाएगा, ब्रेन चला गया फिर क्या रह गया। तो ये होता है आपका हार्ट फेलियर। खास बात सुनो, हार्ट फेलियर से रिलेटेड क्या है, हार्ट नो इफेक्टिव ब्लड सप्लाई बाय हार्ट टू द बॉडी, हार्ट फेलियर हो जाएगा। लंग्स गेट कंजेस्टेड, हार्ट फेलियर में जो हमारे लंग्स, फेफड़े होते हैं ना भाई, ये अच्छे से क्या नहीं कर पाते, कंजेस्ट हो जाते हैं, अच्छे से क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति ब्लड को नहीं दे पाते। जो लंग्स का कंजेस्टेड होना, लंग्स कंजेस्टेड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, लंग कंजेस्टेड होना ही इस डिजीज का मुख्य क्या है भाई, सिम्टम है। हार्ट फेलियर का मुख्य सिम्टम है लंग कंजेस्टेड, और हार्ट की जो ब्लड सप्लाई में फेलियर आ जाता है, हार्ट ब्लड सप्लाई न कर पाता बॉडी को इस डिजीज के अंदर, तो आपका हार्ट फेल हो जाता है, इसे ही कहते हैं हार्ट का फेलियर, ठीक है। हार्ट अटैक की बात करते हैं भाई,
ये तो हार्ट, तूने हार्ट ब्लॉक समझ लिया अंदर से। बोला एक देख, हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, करता है, ठीक है। क्या ये खुद को भी तो ब्लड सप्लाई करता है? बिल्कुल। हार्ट अपनी मसल्स को भी तो ब्लड की सप्लाई करता है, बिल्कुल। यहीं पे तो ये जो आर्टरी होती है हार्ट के अंदर, जो ब्लड को, हार्ट को सप्लाई करती है खुद। हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड की। अरे इस हार्ट को तो भी कोई ना कोई सप्लाई करने वाला होना चाहिए। तो जो ब्लड वेसल हार्ट को सप्लाई करती है, अगर उन्हीं में कहीं थक्का जम गया, वो ब्लॉक हो जाए, तो हार्ट की मसल खुद को सप्लाई नहीं कर पाती है, जिसके कारण हार्ट पे अटैक आ जाता है। और ये हार्ट पे अटैक ही दोस्तों, क्यों? कि ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई, तो हार्ट पे किसी ने अटैक कर दिया, समझ लो। कोई अटैक कर दे तो क्या हो जाएगा? उसका काम कम हो जाएगा ना, रुक जाएगा ना, उसका काम ब्लॉक हो जाएगा ना, वो चौक हो जाएगा ना वो, ठीक है। स्टैचू का रुक जाता है ना, ऐसे ही हार्ट का काम भी रुक जाएगा। इसी कहते हैं हार्ट पे अटैक कर दिया किसी ने, हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई, यानी हार्ट खुद पंप करता है औरों को, इसी को सप्लाई ना मिल पाई तो इसी के ऊपर अटैक हो गया ना। भावना समझ यहाँ पे। इसे क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। सुन ले, व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज, हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाए, क्यों? ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न होने के कारण इनसफिशिएंट ब्लड की सप्लाई होती है। जो ब्लड है ना, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाता। अगर ब्लड पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाएगा तो क्या आ जाएगा? हार्ट को अटैक आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। ठीक है भाई, सुन ले फिर से। व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज, हार्ट की मसल अगर इसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो डैमेज हो जाएगी। अब भाई बॉडी में जिस पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा वो डैमेज होना ही है, इसलिए अपने पार्ट्स को भी ध्यान में रखा करो, अच्छे से साफ सफाई रखा करो दोस्तों, ताकि वो अच्छे से पंप करें, उनकी एक्टिविटी को जांच पड़ताल कर लिया करो। नेक्स्ट, समझ रहे हो? कार्डियक अरेस्ट, एक टर्म है कार्डियक अरेस्ट। क्या होता है? बोला हार्ट अगर बीट करना बंद कर देना अपना, एससीएन खराब हो गया मान लो, हार्ट ने क्या किया? बीट करना ही बंद कर दिया। कार्डियक अरेस्ट कहेंगे इसको, समझ रहे हो? यानी कि जो ये साउंड है, बीटिंग हार्ट की बंद हो जाती है, क्या कहेंगे? कार्डियक अरेस्ट। समझ गए सर? क्या बात है? कार्डियक अरेस्ट। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, दिस इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई। आगे देखिए भाई, अगली आपकी डिजीज वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं अक्सर। 21 पे क्या है? वेरिकोज वेन्स। क्या है? जो हमारी पाँव की वेन होती है नीचे, पेडियो यहाँ पे, ठीक है, पीछे नीचे वाली जो वेन्स होती है, जो नीचे हमारे फुट को सप्लाई करती है, जो फुट से ड्रेनेज करके वापस ब्लड को लेके आती है ऊपर की तरफ, तो इनमें क्या होता है? ये वेरिकोज वेन क्या होता है? ज़्यादा सूज जाती है, जो ज़्यादा साइज में इनकी जो जाती हैं और यहाँ पे बाहर निकलने लग जाती है पिंडी से, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिकोज वेन। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है? मेनली सेफनियस वेन। वेरिकोज वेन में कौन होती है? सेफनियस वेन, SAPHENOUS, सेफनियस वेन होती है यहाँ पे। तो सेफनियस वेन होती है जो लॉन्गेस्ट बॉडी वेन है लेग की लॉन्गेस्ट बॉडी वेन होती है कौन? सेफनियस वेन। डायलेट कर जाती है, थिक हो जाती है, क्लियरली विजिबल होती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक स्टैंडिंग करने वाले कामों से होती है। देखिए जो सेफनियस वेन है ये लेग की हमारी लॉन्गेस्ट वेन है, ठीक है, लेग की लॉन्गेस्ट वेन है, लेग की, ठीक है, ओके। एक थाई, देखिए ये वाला पोर्शन ऊपर थाई का आता है, नीचे किसका होता है? लेग। नी से नीचे का लेग है, ऊपर का थाई है, तो लॉन्गेस्ट वेन है हमारी लेग की, ठीक है। अभी लंबे समय तक, कोई ज़्यादा समय तक खड़ा रहता है तो उसको सेफनियस वेन हो जाती है, बाहर साइज में इंक्रीज हो जाती है, ठीक हो जाती है और ग्रो कर जाती है साइज में। तो ये आपकी भी लॉन्गेस्ट वेन होती है बॉडी की, लेग की लॉन्गेस्ट वेन डायलेट कर जाती है, थिक हो जाती है और क्लियरली विजिबल होती है हमें सेफनियस वेन, जिन्हें हम वेरिकोज वेन कहने लग जाते हैं। सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, इनका काम क्या? लंबे समय तक फिर आपको तंग करने लगती है, दर्द करने लग जाती है, आपका जो पाँव नीचे वही स्वेल कर जाएगा। और क्या बात, अगर यहाँ पे फोड़े बनने लग जाते हैं, वेरिकोज वेन से बहुत नुकसान होता है। यानी किसी के अगर पिंडी के बाहर सेफनियस वेन ठीक होकर लार्ज होकर आपको दिख रही है तो ध्यान दीजिए, उसको जल्दी से बोल दीजिए। एक सिंपल सा इलाज है कि इसकी आप सर्जरी करवा लें, ठीक है। या कुछ पाँव में पहनने के लिए स्टोकिंग्स आती हैं, इन्होंने देखा लोग धूल पहनते हैं अपने शरीर को अपनी त्वचा अच्छी रखने के लिए, गाँव में ओहो भाई साहब, इनसे बचाने के लिए जो त्वचा बचाने के लिए जो ऊपर पहनते हैं, स्टोकिंग्स कहते हैं उनको, ठीक है। जो आपकी स्टोकिंग्स जो हेल्प करती है हमारी, वो वेरिकोज वेन को रोक सकती है ज्यादा बढ़ने से उसी समय तक। हालांकि देखिए सर्जरी तो आपको करवानी पड़ेगी जिनको वेरिकोज वेन हो जाती है, इसलिए अपने पाँव की अच्छी से कसरत कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। ओहो भाई साहब नहीं रुक रहे। तो जो आपकी भाई वेरिकोज वेन हो जाती है, इनकी सर्जरी हो जाती है, या तो स्टोकिंग्स अप्लाई कर लीजिए या सर्जरी करवा लीजिए। अदरवाइज अगर आपको फोड़े हो गए ना पाँव में तो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, इसलिए हमें वेरिकोज वेन का जल्दी से इलाज करवा लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए भाई, उसके बाद है हाइपोटेंशन। क्या होता है? व्हाट इज हाइपोटेंशन? 22वां पॉइंट है हमारा हाइपोटेंशन।
हाइपरटेंशन हम पढ़ चुके हैं। हाइपोटेंशन क्या होता है? जैसे बीपी ज्यादा तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। बीपी कम हो जाए, हाइपरटेंशन क्या होता है? बीपी ज्यादा हो जाए, बीपी कम हो गया तो क्या कहेंगे भाई? हाइपोटेंशन। जिसको ज्यादा बीपी होता है वो न तो भाई नमक खाए और न ही ज्यादा घी खाए, ठीक है, समझ रहे हो क्या? थोड़ा बहुत मीठा ले लेना, अगर ज्यादा बीपी हो जाता है मीठा लेने से थोड़ा कम हो जाता है बीपी, और जिसका बीपी कम हो वो नमक छींक ले भी मात्रा में, समझ रहे हो? लेस देन बीपी कब कहेंगे हम? जब बीपी आपका 110/70 से कम हो जाए। नॉर्मल कितना होता है? 120/80। ये सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 110/70 से कम हो जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू आर्टरी डायलेट कर जाती है, एनीमिया हो जाए या वाल्व डिफेक्ट आ जाए। आपका हाइपोटेंशन होने का रीजन क्या क्या हो सकता है? एनीमिया, खून की कमी हो जाए, आपके अंदर वाल्व में डिफेक्ट आ जाए, और या आपकी आर्टरी डायलेट कर जाए, तो इसके कारण आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये थी हमारी एक पेज की डिजीज। चलिए भाई, अगली है हमारी जॉन्डिस। जॉन्डिस 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 क्या होता है? जॉन्डिस को पीलापन होता है, जॉन्डिस इक्टेरिस भी कहते हैं भाई। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है जॉन्डिस में? लीवर। लीवर देखिए भाई, जॉन्डिस में लीवर इज अफेक्टेड, लीवर डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, लीवर अच्छे से काम नहीं करता जॉन्डिस में। एक होता है पोलियो, एक होता है पीलिया। जो आपका जॉन्डिस होता है वो होता है पीलिया दोस्तों। क्या होता है? पीलिया। इसके अंदर जो आपकी स्किन होती है, त्वचा, आपकी जो आई होती है, आपकी आंखें, ये येलो हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, स्पेशली बिलिरुबिन। तो भाई आपके एक तरह में J फॉर जॉन्डिस, L फॉर लीवर, लीवर इफेक्ट होता है। इसके अंदर बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट आप बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन होते हैं। जो बिलिरुबिन होता है, ओ भाई साहब, बिलिरुबिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बॉडी में। बिलिरुबिन के डिपोजिशन से जॉन्डिस हो जाता है भाई। ये स्क्लेरा में आसानी से पहचान लेते हैं हम। आप जैसे एमबीबीएस में आपको फर्स्ट ईयर में अच्छे से करवाएंगे चीजें। तो भाई सीधी सी बात है, बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाए। कब होता है बाइल पिगमेंट? कब बनता है? जब आरबीसी डेथ करती है, और हीम पार्ट से बनता है बिलिरुबिन। सुनिएगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये पीलिया कैसे होता है जॉन्डिस? बोला बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, आपने सुना डाइजेशन में पढ़ा भी है। बोला कैसे? तो जब हमारी आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। बोला हीमोग्लोबिन कितने पार्ट होते हैं? हीम होता है, और ये क्या होता है? ग्लोबिन पार्ट होता है। बोला जो हीम होता है ना, यही क्या बनाता है? बिलिरुबिन बनाता है, ठीक है। आगे सुनिए दोस्तों, स्वेलिंग ऑफ लीवर। देखिए जॉन्डिस में तो लीवर फंक्शन नहीं करता अच्छे से, पर एक आपका होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है? हेपेटाइटिस, पोलियो कहते हैं सर, पोलियो हेपेटाइटिस ही कहते हैं। हाँ, इसके अंदर लीवर, ओहो दोहरा के बोलना लग रही, लीवर जो आपका है वो स्वेल कर जाता है। स्वेलिंग ऑफ लीवर आती है हेपेटाइटिस में। खास बात, जो आपका हेपेटाइटिस होता है ये वायरस के कारण होता है। रुकिए भाई, रुकिए, आप लिखिए, देखिए भाई, स्वेलिंग ऑफ लीवर होती है हेपेटाइटिस में, और हेपेटाइटिस ध्यान रखना वायरस के कारण होता है। इसमें लीवर स्वेल कर जाता है। टाइफाइड, मलेरिया, येलो फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, पर्निशियस एनीमिया भी जॉन्डिस का कारण हो सकते हैं। किस किस के कारण? अदर डिजीज भी ऐसी जिससे जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। आपके इंटेस्टाइन में पैरासाइट जो होते हैं, जैसे टैप वर्म, राउंड वर्म, थ्रिड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, यानी कि टैप, राउंड, थ्रिड, हुक, पिन, और सबके पीछे वर्म लगाएं। इनसे क्या हो जाएगा आप लोगों को? ये इंटेस्टाइन के पैरासाइट जॉन्डिस काम कर सकते हैं, काज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगली इसके बाद वोमिटिंग, उल्टी आना। ओ भाई साहब क्या बात है सर, वोमिटिंग क्या होती है सर? इसका एक सिग्निफिकेंस भी है भाई वोमिटिंग का, पर तो वो वाला छोड़। जनरली जो ज़्यादा खा लेता है ना, शादी में जाता है और बहुत ज़्यादा खा लेता है, मतलब समझ रहे हो? देखिए ज़्यादा खा लेते हो, कभी ठंडा कभी गर्म खा ले, तरीके से खाओ ना भाई, उल्टियाँ नहीं आएंगी। शादी में जनरली उल्टी आती, ठीक है। देख लीजिए, मुझे करीब करीब 8, 10, 15 साल हो गए होंगे, जब यानी 8वीं 9वीं की बात है, जब से मैंने एक पैटर्न बनाया कि शादी में कैसे खाना है। कभी उल्टी नहीं आई शादी में खाने से, और खाया भी फुल पेट भर भर के भाई, एक एक चीज़ को 2-2 बार। क्या बात है। और आइसक्रीम तो 10, 5, 6 बार खाए बिना तसल्ली नहीं होती, नीचे नहीं उतरती, समझ रहे हो? तो जो आपकी वोमिटिंग हो क्यों आती है? जब आप बेफालतू खा लेते हो बिना तरीके के, गर्म के ऊपर, ठंडे ठंडे के ऊपर। चाउमीन खाई, गोलगप्पे खा लिए, ठीक है, आइसक्रीम खा ली, फिर वापस चाउमीन खा ली, वापस टिक्की बनवा ली, इससे बढ़िया दही बल्ले खा लिया। अगर उल्टी नहीं आई, गर्म सर्द तो खुद ही कर देता है, ज़्यादा खा लेता है और ठूस लेता है, बिना पचाए खा लेता है, बता। तो वोमिटिंग तुझे नहीं आएगी और मुझे आएगी भाई, तो ध्यान दे, बता भी देना कैसे नहीं आएगी। तरीके से खाओ, पहले अपना ठंडा ठंडा खाओ, फिर गरम गरम चीज़ें खा लो, फिर मिठाइयाँ खाओ, फिर सब्जी खा के घर पे आ जाओ। ओहो घर पे क्यों आ जाओ? उसके बाद तो फ्रूट्स खाइए, ठीक है, और लास्ट में भी आइसक्रीम खा हुए आ जाना, समझ रहे हो? पूरी वसूली करते हो, क्या बात है सर। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वसूली वाला हमारा मन ठीक हो जाता है बस, और कुछ नहीं।
मजा तो आता है ना ऐसे। भाई खा पिया करो, खाओगे पियोगे तो अच्छे रहोगे, वरना पतले हो जाओगे सूख सूख के लिकड़े जैसे। हाँ भाई, वर्ड वोमिटिंग क्या है? तो वोमिटिंग पहली बात सुन लो, एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है वोमिटिंग। रिफ्लेक्स एक्शन बेटा जान के नहीं आती। हाँ, उंगली दे दे के तू जानबूझ के कर सकता है, बाहर निकल, बस रिफ्लेक्स वोमिटिंग अपने आप जो नॉर्मली होती है एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है। ऐसे तुझे उबाक सी आएगी, समझ लो? बिल्कुल। कंट्रोल बाय वोमिट सेंटर इन मेडुला। मेडुला में हमारी वोमिट उल्टी का सेंटर हमारे मेडुला में होता है। बता जल्दी से, वो जो मेडुला है वो कौन से ब्रेन का पार्ट होता है? फोर ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है या हिंड ब्रेन का? जल्दी से कमेंट कर। कंट्रोल बाय वोमिट सेंटर इन मेडुला, ठीक है। एक खास बात सुन ले, ए फीलिंग ऑफ नोजिए, बेचैनी आएगी, जी मसला आ गया है मेरा, फिर तुझे उल्टी आएगी। पहले तुझे बेचैनी होगी, फिर तुझे उल्टी बार आएगी, और समझता तुझे ऐसा ना उल्टी आएगी यार तो थोड़ा ज्यादा पानी पी ले, अपने आप उल्टी जल्दी आ जाएगी। समझ रहा है क्या? बिल्कुल। तो आपकी भाई वोमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है, कंट्रोल बाय वोमिट सेंटर इन मेडुला। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स करती है वोमिटिंग। क्या बात है, आहा। फीलिंग ऑफ नोजिए, NAUSEA, पहले तो जी में चलाएगा, फिर तुझे वोमिटिंग प्रीसीड्स, लीड करना क्या? वोमिटिंग। ठीक है, आगे सुन। डायरिया, लूज मोशन कहते हैं इनको, लूज मोशन, डायरिया। ओहो, बड़ा प्रचलित तो सर में इनसे तो। डायर होइए, डायोर होइए, डायरिया, ठीक है। क्या होता है सुन ले भाई, लूज मोशन, दस्त, दस्त, दस्त कहते हैं इनको। जब एबनॉर्मल, सुन ले अच्छे से पूछते हैं, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाए, क्या हो जाए? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, जो तेरी जो पेट की इंटेस्टाइन है ना, इसकी मूवमेंट जब एबनॉर्मल हो जाए तब तुझे दस्त लगते हैं। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट क्या लग जाएंगे भाई? दस्त, दस्त, दस्त रे, दस्त रे। देखिए भाई, इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखिए जब दस्त लगते हैं तो आपका कोई ना कोई बैक्टीरिया और आपका प्रोटोजोआ भी जिम्मेदार हो सकता है। जैसे अमीबा, अमीबिक डिसेंट्री होती है, और बैक्टीरिया के कारण भी दस्त लग सकते हैं, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिस का काज करता है, कैरियर जिसका होता है हाउस फ्लाई, ठीक है। अब सुन ले भी डायरिया की बात। तो डायरिया में अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट की। ये रिड्यूसेस अब्जॉर्प्शन, फूड का अब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन में होगा नहीं, और लिक्विड ज़्यादा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस तो है ही। फिर जैसे भी जो होता है वो सिचुएशन तूने अच्छे से महसूस कर ली है अब तक, +2 में हो गया, तुझे दस्त तो लगे हैं पक्का, समझ रहा है। और क्या अजीब सी फीलिंग आती है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस रखते हैं भाई, क्या बात है। सुनिए, इसमें मैंने क्या बात लिख रखी है, सब अपने एक्सपीरियंस को साझा करें। बड़ा शानदार एक्सपीरियंस होता है भाई, सच में कहना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दस्त, कंस्टिपेशन, भाई जिनको कंस्टिपेशन हो जाता है ना वो तो यही चाहते हैं मेरे दस्त कब लगे। कंस्टिपेशन क्या होता है? कब्जी। और जो भाई बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तो कंस्टिपेशन कब्ज लगती है भाई, केला खा के कब्जी दूर करता है। इसमें क्या होता है बोले, यहाँ तो अब नॉर्मल होती है, यहाँ इरेगुलर होती है। इरेगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट लीड टू कंस्टिपेशन, II। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कंस्टिपेशन, लूज मोशन में डायरिया जरूर है, लेकिन 2 बार आई है, ध्यान रखना। इरेगुलर 2 R। अब नॉर्मल तो होता है डायरिया के लिए, A 2 दिख रहे हैं इसमें, इसमें II दिख रहे हैं, तो इरेगुलर फ्रीक्वेंसी होती है आपकी किसमें? कंस्टिपेशन में। और डायरिया में होती है आपकी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कब्जी, कब्जी वाला जल्दी चाहता है, जल्दी से 10 लाख की गोली दे दे, समझ रहे हो। 10 भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। क्या होता है इसमें? इरेगुलर मूवमेंट होती है बाउल की, रुक रुक कर होता है, धीमे धीमे आएगा टुकड़ों में, फिशेज टुकड़ों में आते हैं, और फिशेज रिटेन कर जाते हैं रेक्टम के अंदर। और खास बात भाई, समस्या तब होती है जोर मारे फिर भी ना निकले। ओहो, इतना संकट किसके अंदर? कंस्टिपेशन में। क्या होता है? फिशेज रिटेन्ड इन द रेक्टम, रिटेन्ड रह जाते हैं कहाँ पे? इन रेक्टम, रेक्टम में रह जाते हैं भाई आपके फिशेज। रेक्टम में रह जाएंगे तो आपको ये होगा, इलाज थोड़ी ना होगा इस बात को। इलाज क्यों नहीं है? दवाई लेके आओ, गोली खाओ, तेज दो, पानी पी लो यार, कब्जी भाग जाएगी। और तुम लोगों तो काहे की कब्जी यार, चिल मारो, अच्छे से पेपर की तैयारी करो। अब सुन ले एक और बात, इनडाइजेशन क्या होता है ये और सुन ले, 27वें पॉइंट पे आगे देख ले हम। इनडाइजेशन, तो डाइजेशन तो तूने खा तो तूने बोत लिया, और तुझे क्या लगता है शादी में खाया वो सारा पच जाता है? बेटा तरीके से खाओगे तभी पचता, अदरवाइज नहीं पचता। जी करे वही ठूस लिया है, बहुत ज़्यादा सारे समोसे, बर्गर, चाउमीन तू अकेला ही खाया दुकान की, तो क्या हो जाएगा तुझे? इनडाइजेशन, पचेगा नहीं, पचना न पचना, अपाचन। तो क्या होगा? नॉट प्रॉपर फूड डाइजेशन, जब तू चला हुआ नहीं, तला हुआ ज्यादा खा लेता है, या तेरे अंदर एंजाइम पर्याप्त मात्रा में सीक्रेट ना हो तो डाइजेशन कर सके।
तू ज़्यादा खा ले, तू जो भोजन खाए वो स्पाइसी फूड हो, तो इंडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? इंडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगला है भाई इंडाइजेशन हो गया भाई, इतना ही था। तला हुआ खाना नहीं चाहिए, हमें कम ही खाना चाहिए। अस्थमा, तो ये अस्थमा क्या होता है? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में एक पॉइंट लिख ले, नोट प्रॉपर डाइजेशन ड्यू टू इनएडिक्वेट एंजाइम, पर्याप्त मात्रा में एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता, सिक्रेशन। ठीक है, अगला भाई 28वीं आपकी अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? तुमने सुना होगा अस्थमा का पंप, पार्टनर फिल्म में गोविंदा के पास होता। देखिए, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अस्थमा में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, जैसे ये बूढ़े लोगों में होती है जनरली, बेटा स्वामी ऐसे कुछ करते हैं ना, हाफते देखे होंगे आपने, जो वृद्ध लोग हैं हमारे दादा दादी लोग जैसे देखे होंगे, नाना नानी लोग देखे होंगे आपने। तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सांस रुक रुक के आता है। एयर पासिंग, जब एयर पास करती है तो आवाज आती है ऐसा, ये अस्थमा की कंडीशन होती है। इसमें इन्फ्लामेशन, संक्रमण हो जाता है ब्रोंकाई का या ब्रोंकियोल्स का। किसका संक्रमण हो जाता है? क्यों होता है भाई अस्थमा? ब्रोंकाई इन्फ्लामेशन हो जाए, ब्रोंकस, ब्रोंकाई जो हमारी ट्रेकिया है, आगे जाके प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स बनाती है। तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स में क्या जाता है? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। तो तुझे क्या हो जाएगा? अस्थमा। आवाज करेगा सांस लेते हुए। ठीक है, हो गया भाई। म्यूकस, एक भाई जो खंखार कहते हैं ना, म्यूकस डिपॉजिट हो जाती है इसमें, अस्थमा में। तो बड़गम भी आएगा साथ में। ठीक है, तो बड़गम वाली खांसी हो जाती है। बड़गम खांसी वाले के लिए बीजीटी टॉनिक आता है, बहुत अच्छा टॉनिक है, बड़ी खारी दवाई है, काफी मजा। टेस्ट किया ना तुम लोगों ने? बताना कमेंट में कैसा टेस्ट था। बोतों को खिलाई है, बोतों को पिलाई है, खिलाई नहीं, पिलाई है, पिलाई है, पिलाई है। आगे देखो भाई अस्थमा, एम्फाइसीमा, और जो सुट्टे मारते हैं ना भाई उनको होता है एम्फाइसीमा। सिगरेट स्मोकिंग के कारण क्या होता है? एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। इसके अंदर क्या होता है? ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, लंबे समय से होने वाला, लंबे समय से होता है ऐसा डिसऑर्डर है भाई। क्यों? सिगरेट स्मोकिंग, जो सुट्टे मारते हैं ना सिगरेट के, सिगरेट स्मोकिंग कारण होता है ये। क्या आपका? क्या? एम्फाइसीमा। ठीक है, तो एम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है, लॉन्ग टाइम से होता है भाई। एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है, सिगरेट स्मोकिंग से ये होता है। तो बेटा सिगरेट मत पीना, नई बीड़ी पिया कर, हुक्का भी मत लिया कर, ये बड़ा ट्रेंड बन गया हुक्का तुम लोगों में। ठीक है, ध्यान रख लेना भाई, जिसने वीडियो देख लिया और वो हुक्का पीता हुआ बाई चांस मिल गया ना, कह रही है उसकी कंस्टिपेशन हो जाएगी बेटा, अगले दिन 10 भी लग सकते हैं, गर्मी हो रखी है वैसे ही सोच लियो। हाँ भाई, तो एम्फाइसीमा में ये होता है। अब तू बता, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए एक प्रोटीन बनाया गया है, उस प्रोटीन का नाम जल्दी से कमेंट कर। चल मैं बता देता हूँ यार, उसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो एम्फाइसीमा में हेल्प करता है, तुम्हारी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो जब आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, ये है आपका जो एम्फाइसीमा में हेल्प करता है। ठीक है, एक तो भाई ये बीड़ी कम पिया करो, जो बीड़ी पीते हैं लोग, बड़ा गुस्सा आता है कि खुद तो धुआं छोड़ते हैं। खास बात, बीड़ी पीने वाले से जो पास बैठा होता है ना, वो सोच रहा है वो मैं तो बीड़ी नहीं पी रहा, तभी उसको कैंसर, यूं सुना होगा ना, हमारा कौन से वो है, हमारा कौन सा अस्थमा हो रहा है, हमारा कौन सी कैंसर हो रही है फेफड़े की। तो भाई जब लोग बीड़ी पी रहे होते हैं उनके पास जब तुम बैठते हो ना, तब तुम्हें कैंसर होती है। बोले लुगाई यहाँ कौन सी बीड़ी पीऊँ है, उनका वो हो जाए कैंसर। इसलिए हो जाती है भाई क्योंकि तुम खुद उनके पास बैठ के बीड़ी पीते हो, ये पति लोग जो होते हैं, उनकी इसलिए होगी माताओं को। तो फिर समझ रहे हो, धुआं तो डबल अटैक हो जाता है, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा धुआं बाहर चला गया और सिगरेट का निकोटीन तो गया ही गया है। तो भाई बीड़ी पीने वालों के पास भी मत बैठे, उससे जो बीड़ी पीने वाले के पास बैठा है उसको तो डबल नुकसान होता है। तो जो भी तुम्हारे पास बीड़ी पी तुरंत उसको दबका दो, बाहर निकालो, चलो यहाँ से। आप कृपया बाहर जाके बीड़ी पीजिए, सम्मान के साथ बोल दो। ठीक है, यहाँ रिक्वेस्ट कर लो, मत पियो भैया। ठीक है भाई, और ये बात अपने पापाओं को जरूर दिखाना, ये वाला पॉइंट पे, जो ये वाला सीन है ना, अगर आपने बीड़ी पी तो पहली बात एम्फाइसीमा हो जाएगा, बुढ़ापे में तंग हो जाओगे, लंग्स फेफड़े चले जाएंगे, मजा नहीं आएगा जिंदगी का, सुन लो गौर से, और बच्चे परेशान होते हैं। दूसरा, एक बीड़ी आपने आपसे रिक्वेस्ट मान लो, जो भी पेरेंट्स लोग हैं, माताओं पिताओं, सुन लो आप लोग ध्यान से भाई, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो बीड़ी बिल्कुल ना पिए, और बच्चों के पास तो बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि दोहरा नुकसान होता है बच्चों को तुमसे। इसलिए आप खुद नुकसान करना चाहते हो तो एकांत में जाके छत के ऊपर खुले में बीड़ी पियो, जो नहीं मान रहे हैं लोग। और असल में तो छोड़ ही दो यार, क्या बीड़ी का धंधा है यार, काहे कि सिगरेट स्मोकिंग, खुद का नुकसान, बच्चों का नुकसान, क्या फिर इससे अच्छा तो जूस ला के पी, खुद पी, अपनी वाइफ को पिलाओ, अपने बहनों को, सिस्टरों को पिलाओ अच्छे से, ताकि कुछ ताकत आए, बच्चों को पिलाओ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं हमारे।
बेड़ी पे लग जाते हैं, बताओ। और अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स को जो दिखाना बच्चों ये चीजें जो मैंने अभी भी बोली है, सुन लो भाई आगे। अब प्यार से सुन लीजिए बेटा, ध्यान से सुनिए क्या है बात। मतलब फाइब्रोसिस क्या होता है, एम्फाइसीमा समाप्त हुआ। अगली कहानी सुन ले, अगली बीमारी सुन ले, तीसरी फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस बोला हमारे फेफड़ों में फाइबर्स होते हैं, ओहो ठीक है, कोलेजन फाइबर है। जैसे तू कोई स्टोन पत्थरों में काम कर रहा है, धूल कण वाली जगहों पे काम कर रहा है, तो तेरी लंग्स में धूल कण चले जाएंगे, धूल कण लंग्स में चले जाएंगे तो अंदर जाके डिपोजिट हो जाएंगे, डिपोजिट में वहां पे फाइबर पहले से हैं, वो फाइबर के साथ मिलकर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे एक साथ बड़े बड़े फाइबर, प्रोलिफेरेट। जो आपके फिर फाइबर है ना, उनको पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ का स्पेस नहीं मिल पाता तो वो और ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं और फूंदनी बढ़ने लग जाते हैं। जब प्रोलिफरेशन हो जाता है किसका, फाइबर्स का, फाइबर्स के प्रोलिफरेशन के को हम कहते हैं फाइब्रोसिस। तो सुनिए क्या कहना चाहता है फाइब्रोसिस के बारे में। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू ड्यू टू डस्ट डिपोजिशन इन द लंग्स, ठीक है, और लंग डैमेज हो जाते हैं फाइब्रोसिस के कारण, नोटेड वेरी केयरफुली। फाइब्रोसिस आपका लंग डिसऑर्डर है। अगला है भाई क्वाशियोरकर। फाइब्रोसिस हो गया, लंग डिसऑर्डर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई, हो गया। चलिए अगले 5-6 डिसऑर्डर बचे हुए हैं हम आपको, ठीक है भाई, रोक के बढ़ा देता हूँ। अच्छे से बनाओ भाई, अच्छे से पढ़ो, अपने पेरेंट्स को दिखा लो इतने वीडियो। अगला है भी डिसऑर्डर जिससे जो भी आपका प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, PEM का डिसऑर्डर है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन से। क्वाशियोरकर नाम है, किससे होता है भाई, प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर जो डिसऑर्डर है बच्चों में, जब प्रोटीन की कमी हो जाए तब होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। एक और सुन लो इसके साथ साथ, क्या है, मरासमस रोग होता है। जो मरासमस है, मरासमस, ये होता है प्रोटीन प्लस कैलोरी, दोनों की कमी हो जाए, प्रोटीन की भी और कैलोरी की भी। क्या लिख रखा है देखिए, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें ओडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है बॉडी के पार्ट्स पे, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 ईयर एज वाले बच्चों में होता है, जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा है, उनमें होता है, ठीक है। फैट बीनीथ द स्किन प्रेजेंट, और इनकी जो स्किन के नीचे क्या होती है, फैट डिपॉजिट होती है, इसमें भाई क्वाशियोरकर की कहानी है, ठीक है। ओडिमा हो जाता है इनमें, तो चेहरा मून लाइक हो जाता है इनका, क्वाशियोरकर जिनको हो जाता है बच्चों को। मरासमस बहुत प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी होता है। और इसी खास बात, मरासमस में सूखा रोग भी कहते हैं, इसमें कोई ओडिमा, नो ओइडिमा, कोई एडिमा नहीं होता, इसमें कोई सूजन नहीं आती। और ये लेस देन 1 ईयर एज को होता है, जिसकी उम्र बच्चे की 1 साल से कम है ना, उनको होता है एडिमा, ये जो मरासमस जो होता है। और 1 साल से ज्यादा है उनको होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, केवल जैसे क्वाशियोरकर किसको होता है, क्वाशियोरकर होता है केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है क्वाशियोरकर में। KP, MPC, MCP, MCP, PCM से याद कर लो, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। सूखा रोग, इसके 2 नाम है, ये सूखा रोग भी कहते हैं, मरासमस को सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल पतला हो जाता है, फाटी निकल जाती है, पतला हो जाता है। चाहिए सर, आगे सही, आगे बताइए, हो गया भाई आपका। अगली है भाई रेनल कैलकुलाई, पथरी, रेनल किडनी में पथरी, रेनल कैलकुली। समटाइम्स भाई पेन हो जाता है किडनी में पथरी के कारण। किडनी पथरी का साइज भी जब तक 10 mm से ज़्यादा नहीं होता तब तक दर्द नहीं करती वो अप्रोक्सीमेट। और जब किडनी के अंदर पथरी हो जाती है, रेनल कैलकुलाई हो जाती है, तो आप पानी पीजिए खूब, 2 महीने चली जाएगी आपकी किडनी के अंदर किडनी की पथरी, ठीक है, तंग होने की जरूरत नहीं है। और किडनी की पथरी में क्या होता है भाई, ऑक्सलेट्स के साल्ट होते हैं, ऑक्सलेट्स क्रिस्टलाइज्ड साल्ट फॉर्म विद इन द किडनी, ड्यू टू रेनल कैलकुलाई क्यों होती है, ऑक्सलेट्स के साल्ट्स के कारण। ऑक्सलेट्स के साल्ट क्रिस्टल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में, किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं, और क्या कहते हैं इसको, किडनी में क्या जाते हैं, डिपॉजिट। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, रेनल कैलकुलाई, पथरी कहते हैं इसी को। कोई कह रहा है ना पथरी का रोग वगैरह, तो भाई पानी आप लोग वैसे ही खूब पियो, पथरी होगी नहीं हमें, नहीं आ रही किडनी से, वो पानी के थ्रू बाहर निकल जाती है। कोई कहता है बियर पी लो, हाँ भाई सही बात है, बियर से भी जो हम पानी, जब बियर ज़्यादा जाती है तो अच्छे से फिल्ट्रेशन करवाती है, जिससे पथरी जो किडनी अटकी होती है बाहर निकल जाती है। अगला भाई, तो मैं ये नहीं कह रहा आप लोग बियर पियो धक्के से, बियर ही पी लेंगे से, पानी पी, और गर्मियों में तो और ज़्यादा पानी पी, 10-11 लीटर पानी पी जा, तू पीता रहे पानी लगातार। और जिसको पथरी हो ना, किसी को 2 महीने लगातार पानी पियो खूब, 10 लीटर हर रोज का। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, अगर ये है, व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, इट इज का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। क्या होती है आपकी,
ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, कई बार मैचिंग करवाने आ जाएंगे, पूछ लेंगे। आर्थ्रिटिस अगली है 35वीं आपकी, आर्थ्रिटिस जोड़ों का दर्द, ठीक है। आर्थ्रिटिस का होता है जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन, जॉइंट में जब संक्रमण होता है इसे कहते हैं आर्थ्रिटिस, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए क्या है नेक्स्ट। टिटेनी क्वेश्चन पूछते हैं भाई 36वां, ध्यान रखना। TETANY, टिटेनी किसके कारण होती है? ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम कम हो जाए तो आपकी टिटेनी होता है। टिटेनी में लगातार क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, लगातार कॉन्ट्रैक्शन बने रहते हैं, जिसे कहते हैं रैपिड स्पैज्म, कंटिन्यूअस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे, नॉट इन कंट्रोल, और कंट्रोल जो कॉन्ट्रैक्शन होगा आपकी कंट्रोल एक्टिविटी में रहेंगे, वाइब्रेशन आएंगे, ठीक है। जो मसल्स आपकी कंटिन्यू किस में रहेगी? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी, जिसके कारण वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। कंटिन्यूअस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, लगातार रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? टिटेनी रोग कहते हैं। क्यों? लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड, लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। यानी हमारा जो ECF होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, जिससे कारण टिटेनी आती है, ठीक है। अगला ऑस्टियोपोरोसिस, महिलाओं में जनरली ऑस्टियोपोरोसिस होता है भाई, मतलब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तब। तो ड्यू टू डिक्रीज्ड ओएस्ट्रोजन, फीमेल्स की बात है, फीमेल में ओएस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, ओएस्ट्रोजन की कमी के कारण ऐसा होता है। और ओएस्ट्रोजन की कमी कब होती है? जब एज बढ़ती है। तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर भी है, ऐसे पूछ लेते हैं एज रिलेटेड डिसऑर्डर बताओ कौन सा है आपका? ऑस्टियोपोरोसिस, जनरली फीमेल्स में होता है भी, हड्डियां ऑस्ट्रोजन की कमी के कारण डिक्रीज होने लगती है। डिक्रीज बोन मास, डिक्रीज्ड बोन मास, हड्डी टूटने का डर बढ़ जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है भाई आपका 38, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, 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 PHY, मस्कुलर डायस्ट्रोफी सुन ले भाई। ये एक प्रोग्रेसिव डिजनरेशन है स्केलेटल मसल, इसमें स्केलेटल मसल प्रभावित होती है। कौन प्रभावित होता है? स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का डिसऑर्डर है, और स्केलेटल मसल लगातार डिग्रेड होती है, डिजनरेट हो जाती है। NERATE, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल किसमें होती है? मस्कुलर डायस्ट्रोफी में। खास बात सुन ले इसकी क्या है? मस्कुलर डायस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसे डचिन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है भाई, कैसे याद करेंगे? तरीका सुन ले, जेनेटिक डिसऑर्डर है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, MD डायस्ट्रोफी G, MDG, मैनेजिंग डायरेक्टर G, सुनिए जरा। तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर, कैसे पता करोगे? MDG, मैनेजिंग डायरेक्टर G, सुनिए। स्केलेटल मसल का डिसऑर्डर है, इसमें स्केलेटल मसल डिजनरेट होती है मस्कुलर डायस्ट्रोफी में, बिल्कुल। और मस्कुलर डायस्ट्रोफी, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, आपकी डचिन सिंड्रोम, या आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। कमेंट करने के लिए बोला था। नेक्स्ट माइस्थेनिया ग्रेविस पूछते हैं भाई, माइस्थेनिया ग्रेविस, MGA, मग्गा दे दो भाई, नहाने के लिए मग यूज करते हैं ना, मग्गा। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। कैसे डिसऑर्डर है भाई? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, याद करना आसान हो रहा है ना। क्या सर इतने सारे डिसऑर्डर हो गए यार तू इतने पे पहुंच चुका है, देख ध्यान से कितने पे आ गए। माइस्थेनिया ग्रेविस, मग्गा से याद रख लेंगे। मस्कुलर डायस्ट्रोफी को MDG, सुनिए आगे देखिए। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल का पैरालिसिस होता है इसमें भी भाई, ये दोनों के अंदर सिमिलरिटी भी है। अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच का जंक्शन अफेक्ट हो जाता है इसमें, न्यूरॉन्स और मसल का जंक्शन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट यूरेमिया 40वीं, यूरेमिया क्या होती है? यूरिया इन ब्लड, यूरिया हो जाए ब्लड में, धक्के से कर रहे हैं, धक्के से यूरिया हो जाए ब्लड में, इसे क्या कहते हैं? यूरेमिया। किडनी फेलियर की स्थिति में यूरेमिया होता है भाई, किडनी जब आपकी फेल हो जाएगी ना तो आपको यूरेमिया हो जाएगा। जब किडनी क्या हो जाएगी? फेल, FAILUR, किडनी फेलियर से यूरेमिया होता है, ध्यान रखना। और आपका हीमोडायलिसिस, आर्टरी ब्लड सप्लाई यूज करेंगे, सुनिए भाई। अगर ऐसा हो जाए यूरेमिया आने लग गया ब्लड में, किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी को फेलियर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? डायलिसिस करवाते हैं, डायलिसिस क्या करवाते हैं? डायलिसिस करवाते हैं, ठीक है, ब्लड का डायलिसिस करवाते हैं। तो ये आपकी 40 डिसऑर्डर थी भाई। ये तो केवल आपके +1 के डिसऑर्डर थे जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा +2 के डिसऑर्डर सुन लो कुछ भाई, जैसे आपका है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी कारण होता है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एक डिसऑर्डर है जिसमें आपके शरीर का तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी जो काज करता है, इसको करवाने के लिए वाइडाल टेस्ट किया जाता है। 1 मिनट रुको, अगली सुन ले भाई। 41वीं है आपकी टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है।
विडाल टेस्ट इसको करवाने के लिए करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें प्रभावित होती है। उसके बाद है 42वीं निमोनिया। निमोनिया आपके न्यूमोकोकस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होती है, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया भी कह सकते हो आप। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण निमोनिया होती है। इसके अंदर आपकी लंग्स, एयर सेक्स जो होते हैं एल्वियोलाई अफेक्ट होती है। इसके अंदर नाखून वो ब्लूइश ग्रे रंग के होते हैं, ठीक है, किसके अंदर आपके निमोनिया के अंदर। और ये आपका इन्फेक्शन से फैल जाता है डायरेक्ट। एक है आपका ये बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया। फिर आपकी 43वीं है वायरल डिजीज, दैट इज कॉमन कोल्ड, रीनो वायरस के कारण होती है। डायरेक्ट टच ड्रॉपलेट चलेगा तो जुकाम कहते हैं इसको, हो जाएगा रीनो वायरस के कारण। इसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी पैसेज इफेक्ट होता है, लंग्स इफेक्ट नहीं होते हैं कॉमन कोल्ड के अंदर दोस्तों। फिर उसके बाद करेंगे 44 आपकी डिजीज है मलेरिया। मलेरिया के अंदर जो आपका एक मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, जो कि क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ का मेंबर है, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया के, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जो फाल्सीपेरम, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया काज करता है, जो कि नुकसान बहुत ज्यादा हानिकारक, जो डेथ भी हो सकती है, फैटल होता है बहुत ज्यादा। मलेरिया की खास बात ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काज करता है और इसके अंदर हीमोजोइन नामक सब्सटेंस रिलीज होता है जो आरबीसी के डिग्रेड होने के कारण होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ठंड लगती है हमें। जो आपका पैरासाइट है, जो आपका मलेरिया का प्लाज्मोडियम, ये डाइजेनेटिक होता है, मतलब इसको 2 होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो और एक चाहिए हम खुद। हमारे अंदर इसके सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है। जो मलेरिया है इसका साइकिल में जो आपका जो मच्छर होता है, इसकी स्लाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम स्टोर हो जाता है। फिर ये ब्लड में जैसे हमारा खून चूसता है साथ में डाल देता है, या जिसको पहले मलेरिया होता है उसको खून ले लेता है जब मच्छर, तो उसके अंदर जो स्पोरोसाइट जो आपकी गैमेटोसाइट से मच्छर में चली जाती हैं। और स्पोरोसाइट हमारे लिए, स्पोरोजोइड फॉर्म हमारे लिए इन्फेक्टियस होती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ह्यूमन के लिए मलेरिया के प्लाज्मोडियम कौन सी फॉर्म इन्फेक्टियस होती है, स्पोरोजोइड ह्यूमन के लिए, गैमेटोसाइट्स जो होती हैं वो मच्छर के लिए। मच्छर की गिट में जाकर गैमेटोसाइट फर्टिलाइज कर जाती है, सेक्सुअली प्रोडक्शन मच्छर के अंदर होता है। और हमारे अंदर होता है एसेक्सुअली प्रोडक्शन, हमारे आरबीसी में पहले लीवर सेल में जाती है जो स्पोरोजोइड फॉर्म होती है, वहां पे ये गैमेटोसाइट बना लेते हैं, वहां पे एसेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं और फिर लीवर सेल में चले जाने के बाद ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, आरबीसी में से हाइमोजेन सब्सटेंस निकलता है। ये आपकी 44 थी। उसके बाद भी एंडोमीबा हिस्टोलाइटिका से आपकी एमीबिक डिसेंट्री होती है, जिसमें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है और इसके अंदर आपका हाउस फ्लाई कैरियर होती है। ये आपकी 45 थी। 46 में हम कर सकते हैं एस्कैरियोसिस। 47 है बुचेरिया फिलेरियोसिस। एस्कैरियोसिस आपकी जो एलिमेंथिस के कारण होती है, एस्कैरमेंथिस के कारण, एस्कैरिस के कारण होती है। और जो आपका फिलेरियोसिस होती है वो बुचेरिया के कारण होती है। ये भी आपका क्या है, एस्कैरमेंथिस का मेंबर है। तो ये आपकी 46 और 70 चीज होगी। ये जो आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो काज करता है भी एस्कैरियोसिस करवाने में, हेल्प नहीं। आपका फिलेरियोसिस में कौन कैरियर होता है, जो आपका फीमेल मॉस्किटो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। एडिस एजिप्टी के कारण आपको डेंगू डिजीज हो जाती है। और इसके अलावा साथ के साथ भाई रिंगवॉर्म आपके फंजाई के कारण होते हैं। एपिडर्मोफाइटन जीनस के मेंबर, माइक्रोस्पोरो क्या होते हैं, जो ट्रिचोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, इनके कारण आपके क्या हो जाते हैं, जो फंजाई के जो मेंबर है, जिसके कारण आपके रिंगवर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिंगवर्म, ठीक है। 48 हो गई इस तरीके से। 49 की बात करें, कैंसर कार्सिनोजेनेसिस के कारण काज होती है। जो आपकी 2 प्रकार की कैंसर होती है, बेनिग्नेंट और एक तो बेनाइगन कैंसर होती है, एक मैलिग्नेंट होती है। बेनाइगन कैंसर अपनी जगह पे रहती है, मैलिग्नेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। एक मेटाजेनेसिस होती है जो एबोलिया सिलेंट्रेटा के मेंबर में होती है, वो मेटाजेनेसिस है। यहाँ पे मेटास्टेसिस है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना, मेटामेलिग्नेंट ट्यूमर का। कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। ये आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, यूवी रेज जैसे आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, यूवी रेज, गामा और अक्सर आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है जो काज कर सकती है कैंसर, ठीक है। कैंसर के लिए आप बायोप्सी करवा सकते हैं, टिश्यू ले जा सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी होती है प्रकार से, हिस्टोलॉजी जो हितू तक होते हैं उसको निकाल लेते हैं बायोप्सी में, टिश्यू की जांच होती है बायोप्सी में। सीटी होती है, कम्युनिटी टोमोग्राफी, सीटी करवा सकते हैं। फिर आपके एमआरआई भी होता है, मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं एमआरआई। अच्छा, कीमोथेरेपी दे के और रेज का इस्तेमाल करके रेडियोथेरेपी के साथ आप कैंसर को इलाज कर सकते हो, ठीक है। 47-48 में आप एड्स ले लीजिए। एड्स आपका क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपके HIV वायरस के कारण होता है, जो कि रिट्रोवायरस फैमिली का मेंबर होता है, ठीक है। 49 डिजीज 48, ठीक है। एड्स के लिए एलाइजा टेस्ट करवाया जाता है भाई। एक लीवर का सिरोसिस हो जाता है, लीवर से ज़्यादा दारू पीने से 50। ऐसे इसके बाद हम करना चाहें तो इसी के अंदर बस बहुत है इतनी तो इस चीज़ की। इसके अलावा हम जो मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, एक जीन में डिफेक्ट के कारण हीमोफीलिया आपका सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है, जनरली एक्स क्रोमोसोम से लिंक होता है ये हीमोफीलिया। जो क्वीन विक्टोरिया उसके मेंबर को हीमोफीलिया है। कास्केड प्रोटीन जो ब्लड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है वो डिग्रेड हो जाता है हीमोफीलिया में। सिकल सेल में आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है।
अच्छा, इसके अंदर आपकी जो आरबीसी और सिकल सेप हो जाती है, बीटा जो आपकी बीटा चैन होती है ना हीमोग्लोबिन की, उसके 6th पोजीशन पे जीएजी कन्वर्ट हो जाता है जीओजी में, ग्लूटामिक एसिड से वेलाइन बन जाता है 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन, जिसके कारण आपको क्या हो जाती है हीमोफीलिया, नहीं सिकल सेलेमिया हो जाती है, सिकल सेप हो जाती है आरबीसी की। बस सिकल सेलेमिया वालों को मलेरिया नहीं होता, ये खास बात है। मलेरिया जो आपकी मलेरिया पैरासाइट उसको जगह नहीं मिल पाती प्लाज्मोडियम को अच्छे से ग्रो करने के लिए, एसेक्सुअल प्रोडक्शन करने के लिए। अच्छा, अभी सिकल सेल एनीमिया थी 51, 52, 53वीं सुन लीजिए आपकी फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो आपका फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होने के कारण कन्वर्ट होने की बजाय फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है। 53, 54 में आपकी डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के अंदर 21वें की ट्राइसोमी हो जाती है, आपके 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में। लैंगडन डाउन ने 1866 में इसकी डिस्को बताया था इसके बारे में। और डाउन सिंड्रोम जनरली अल्जाइमर वालों को ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो महिला प्रेग्नेंट होती है 35 साल की उम्र के बाद, उसके अंदर डाउन सिंड्रोम के चांस बढ़ जाते हैं। पाम क्रीज हो जाता है, इसके अंदर शॉर्ट स्टेटर रह जाता है इंसान, ठीक है। और इसके बाद भाई आपकी 55वीं की बात कर लें, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हो गई। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में आपका जो जाइनोइकोमेस्टिया खास बात हो जाती है। अच्छा, जो मेल होता है इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण 47 क्रोमोसोम जाते हैं। ये भी आपकी ट्राइसोमी कंडीशन की डिजीज है, पर ये सेक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम की कॉपी हो जाती है। ये ह्यूमन मेल में होती है। मेल इसके अंदर सिंड्रोम, मेल क्या हो जाता है, किन्नर बन जाता है, मेल स्टेराइल होता है। इसमें टर्नर सिंड्रोम 55 की बात करें, जो टर्नर सिंड्रोम होती है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपके क्रोमोसोम 45 रह जाते हैं। जो आपकी लड़की होती है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स की कमी हो जाती है, तो 44 ऑटोसोम होते हैं, एक आपका एक्स क्रोमोसोम होता है और 45 क्रोमोसोम होते हैं। टर्नर सिंड्रोम हो जाती है, उसकी ओवरी रुडिमेंटरी साइड चली जाती है, वो भी किन्नर बन जाता है, स्टेराइल हो जाता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। तो ये था भाई हमारा किसके बारे में, ये थी हमारी जानकारी अबाउट 55 डिजीज हमने पढ़ ली। इसके अलावा जो आपकी पेडिग्री में हम इसके अलावा और देख सकते हैं थैलेसीमिया। जो थैलेसीमिया वो आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, इसमें ग्लोबिन चेन अच्छे से नहीं बनती है थैलेसीमिया में। ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, आपका कलर ब्लाइंडनेस, आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये भी आपके 57 हो गए करीब। जस्ट यही मेंडेलियन डिसऑर्डर में आते हैं ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो केवल एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण होते हैं, एक ही पोजीशन पॉइंट पे जीन के डिफेक्ट के कारण हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर 55-56 आपके ये बीमारियां हो चुकी है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो आपकी है वो आपकी कैसे डिजीज है, एक प्रकार से ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अच्छा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ये कौन सा, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपके पेडिग्री के हिसाब से, और फर्दर प्रोबेबिलिटी पूछने के लिए भी कास्केड ऑफ प्रोटीन इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये थी भी आपके कुछ +2 के डिसऑर्डर। समटाइम्स कुछ और एक और आपकी जो जीन थेरेपी दी गई थी एडिनोसाइन डीएमएस की कमी से 1990 में 4 साल की लड़की को कमी हो गई थी, उसके कारण उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं पाया, उसको सेवरल कंबाइंड इम्यूनिटी सिंड्रोम हो गई, जिसमें एक थी आपकी एडिनोसाइन डीएमएस डेफिशिएंसी, एडीए की कमी हो जाना। इसमें लिम्फोसाइट को अंदर जीन थेरेपी दी, लिम्फोसाइट को जीन को मैनिपुलेट किया गया, जिसके कारण बोन मैरो में प्लांट कर दिया, लिम्फोसाइट निकाली, उनके अंदर जीन डाल दिया, फिर आपको एडिनोसाइन डीएमएस बनाने लगी, वापस बॉडी में पुट कर दी, जिससे कारण आपकी टेक्निक हो गई। इसके अलावा भी कुछ पैथोजेंस को भी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे उनको प्लांट्स को भी लगती है, जैसे बिट्टी कॉटन बचाता है लेपिडोप्टेरन डिप्टेरन से, तो ये भी बीमारियां पौधों को लग जाती है कुछ ऐसी। और हिमगिरी वगैरह वाली हमने स्ट्रेटेजी इन फूड प्रोडक्शन में दूसरी हमारी वीडियोस में कर चुके हैं। तो ये था दोस्तों हमारे ओवरऑल डिजीज का टॉपिक, जिनको हमने अप्रोक्सीमेट कवर कर लिया है। कुछ आपकी वायरल बैक्टीरियल डिजीज और भी होती हैं जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया ये तो हो गई, काली खांसी है, प्लेग है, डिप्थीरिया है। अच्छा, इसके अलावा और आपकी हेपेटाइटिस भी कह सकते हो आप, आपकी सेक्सुअल डिसऑर्डर भी हैं कुछ ऐसे, जैसे साइफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हेर्पेस, जेनिटल वार्ट्स हो गया, तो कुछ और डिसऑर्डर है। कुल मिला के 70-80 के आसपास आपकी डिसऑर्डर है, जिनमें से आपसे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट पूछ लिया जाए। जो मैंने आपको पढ़ा दी इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, 2 करीब 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो होप सो भी आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, आप लोगों की डिजीज है अप्रोक्सीमेट रिवाइज हो गई है। कृपया अपने डिजीज को दूर भगाइए, अपने अंदर हेल्थी वातावरण लेके आइए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जिसको ये डिजीज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, प्लीज़ वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारी जो वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए, जल्दी से फैला दीजिए दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को ऐसे बोलिए, कम से कम 5 सब्सक्रिप्शन करवाना आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। और होप सो भाई आप लोग नीट की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ही दिन आपके नीट के एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, और आप लोग अपनी तैयारी बड़ी अच्छे से कीजिए। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, खाना भी अच्छे से खाइए, क्योंकि आप अगर खाना अच्छे से खाएंगे तो आपका ब्रेन अच्छे से वर्किंग करेगा, ठीक है। तो नीट 2022 जो 17 जुलाई को होने जा रहा है, उसके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, नोट्स अपने पास रखिए। एक बार मैं नोट्स का तरीका बता देता हूँ आपको, मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशली इसके लिए, जिसमें मैं आपको मात्र ₹1 में पूरा PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ।
वो आप व्हाट्सअप के लिंक के थ्रू व्हाट्सअप पे पेमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप का नंबर मैंने उस वीडियो में दे दिया है, वो मेरे चैनल पे देख लीजिए। होप सो भाई आप लोग काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। गुड लक, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।